बच्चों, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने अल्कीन कंपाउंड की प्रिपरेशन के लिए दो डिफरेंट टाइप्स की प्रिपरेशन देखी थी। उसमें एक था हाइड्रोजिनेशन एंड दूसरा वाला बीटा एलिमिनेशन। इट मींस द हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन एंड देन आफ्टर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड व्हिच इज आल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन, राइट। उसमें हमने हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस में दो हाइड्रोजिनेटिंग एजेंट्स को यूज किया था अल्कीन बनाने के लिए। एक था लिंडलर कैटालिस्ट और दूसरा था बीच रिडक्शन। ठीक है, अगर आपने जो लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आज के लेक्चर के से पहले आपको वो लेक्चर देखना होगा। उसके बाद दूसरा रिएक्शन जो देखा था उसमें था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इट मींस the dehydrohalogenation of alkyl halide with alcoholic KOH. Then in that reaction, first of all hydrogen removed from the eliminate from the beta carbon and then after halogen removed from the alpha carbon, so it is known as beta elimination reaction. So today my dear friends, we are going to discuss about the dehalogenation process. Dehalogenation it means सिर्फ हमें हेलोजन रिमूव करना होगा हमारे रिएक्टेंट में से और वो हमारा रिएक्टेंट होगा डाइहैलाइड कंपाउंड। So my dear friends, we have two types of different dihalide compounds. First one geminal, second one vicinal. So let's prepare alkene from the vicinal dihalide. So first one from vicinal dihalide. So बच्चों, विसिनल डाइहैलाइड का मतलब if two similar halogen functional groups are present on adjacent carbon, then it is known as vicinal dihalide. I repeat, when two similar functional group or similar halogen functional groups are present on adjacent carbon of the carbon chain. Ready? So it is known as vicinal dihalide, like CH3 single bond CH CH2 Cl Cl. It is 1,2-dichloropropane. It is a 1,2-dichloropropane. When it is react with Zn powder at high temperature, then ये वाला जिंक है, ये दोनों हेलोजन के साथ ZnCl2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा एज ए बाई प्रोडक्ट। तो अगर यहां से दो जिंक, एक जिंक के साथ दो हेलोजन रिलीज हो जा रहे हैं तो दोनों कार्बन के एक वैलेंसी है वो बाकी रह जाएगी, मतलब के सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो क्या मिलेगा उसके बाद? अगर ये दो हेलोजन यहां से लूज हो रहे हैं तो ये दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ नया बॉन्ड फॉर्म कर देंगे और हमें मिल जाएगा अल्कीन। यहां से देखिए, यहाँ के एक एक हेलोजन दूर हो जाने की वजह से ये दोनों कार्बन की वैलेंसीज 3 सेटिस्फाइड हो गई, एक चौथी वाली बाकी है, तो यहां पे हो जाएगा नया बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा पाई बॉन्ड एंड इज नोन एज प्रोपीन। सो इन दिस रिएक्शन हेलोजन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द dihaloalkane or vicinal dihalide. Halogens are removed from the vicinal dihalide. The elimination of halogen is known as dehalogenation. So this process is also known as dehalogenation. Halogenation. So if we use another example like CH2Br, single bond CH2Br, in this reaction if we heat in presence of zinc at high temperature and pressure, we will get ZnBr2 as a byproduct, and these two bromines are removed from the vicinal dihalide. Bromine atoms are removed from the vicinal dihalide. So due to elimination of bromine, it is also known as debromination or dehalogenation. So we will get ethene, CH2 यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, it is ethene. ये था हमारा 1,2-dibromoethane। ठीक है, 1,2-dibromoethane। तो बच्चों, ये था हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम द विसिनल डाइहैलाइड। दूसरा एग्जांपल देते हैं, देखते हैं जेमिनल डाइहैलाइड में से प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम द जेमिनल डाइहैलाइड। अभी जेमिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या होगा? जेमिनल डाइहैलाइड, इफ टू सिमिलर हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन अ सिंगल कार्बन, एक ही कार्बन पे दो सिमिलर हेलोजन एटम्स अगर प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा? जेमिनल डाइहैलाइड। लाइक
CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl Cl, ये है 1,1 डाइक्लोरोइथेन, 1,1 डाइक्लोरोइथेन, ठीक है। यहाँ पे ये 1,1 डाइक्लोरोइथेन के हम 2 मोल यूज करेंगे। वी यूज 2 moles of 1,1 डाइक्लोरोइथेन, इज नोन एज geminal dihalide, and when it is react with zinc Zn, 2 moles of Zn powder at high temperature, then we will get but2ene, CH3 single bond CH double bond CH single bond CH3, but2ene. This is the symmetric alkene. Symmetric alkene. Why it is called symmetric? Because when we divide into 2 similar part, यहाँ से आप एज्यूम कर लो कि यहाँ पे मैंने मिरर रख दिया, तो ये दोनों जो डिवाइडेड पार्ट है ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये कंपाउंड को आप बीच में से अगर कट करते हो, इमेजिन करना है कि अगर हम कट करते हैं और दो जो पार्ट डिवाइड होते हैं कट करने के बाद, ये दोनों अगर सेम है तो वो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट हो जाएगा, एक जैसा। जिसे हम बोले अगर हम हमारी बॉडी को यहाँ से अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर दे तो ये जो डिवाइडेड 2 पार्ट होंगे वो सिमिलर होगा, क्योंकि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल है, ठीक है। सो इट इज अ but2ene, but2ene। बच्चों ये बात याद रखना, अगर आप जेमिनल डाइहेलाइड में से अल्कीन बनाते हो तो हमें सिमेट्रिकल अल्कीन ही मिलेगा। सो बाय दिस प्रोसेस, by this reaction we can get symmetrical alkene, symmetrical। चलिए दूसरा एक, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि सर इसमें से ये प्रोडक्ट कैसे मिला। चलिए मैं आपको समझाता हूं। I have 2 moles of 1,1 dichloroethane like CHCl and I have another mole of 1,1 डाइक्लोरोइथेन। मैं इसे यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। 2 मोल हो गए और इसका मैं रिएक्शन करवाऊंगा 2 मोल जिंक के साथ। इट मीन्स एट हायर टेम्परेचर विथ जिंक और बाय प्रोडक्ट इज ZnCl2, 2 moles of ZnCl2, 2 moles of ZnCl2, ये हो गया हमारा बाय प्रोडक्ट। प्लस क्या मिलेगा और देखिए यहाँ पे CH3 और ये CH, उसकी 2 वैलेंसी ये कार्बन के साथ सेटिस्फाइड हो जाएगी बाय फॉर्मिंग डबल बॉन्ड एंड CH3। सो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH हो गया, ये हो गया but2ene। इसी वजह से ये दो सिमिलर पार्ट है वो एक दूसरे के साथ जॉइंट हो जा रहा है और सिमेट्रिकल अल्कीन बना देगा, ठीक है। So now another example for the geminal dihalide, preparation of the alkene from the geminal dihalide. Suppose I have a CH3 single bond CCl and CH3. It is 2,2-dichloropropane, 2,2-dichloropropane. And now when the 2 moles of 2,2-dichloropropane react with Zn powder at high temperature and pressure, then byproduct is ZnCl2, 2 moles of ZnCl2, and we will got CH3 single bond CH3 double bond CH3, it means 2,3-dimethyl but2ene। अब ये देखना है बच्चों ये कैसे मिला। और इसमें एक दूसरी बात, जितने कार्बन जेमिनल डाइहेलाइड में है उससे डबल कार्बन वाला अल्कीन मिलेगा। इट मींस वी कैन गेट द अल्कीन व्हिच हैव डबल कार्बन, सिमेट्रिकल अल्कीन व्हिच हैव डबल कार्बन देन जेमिनल डाइहेलाइड, क्योंकि इसके 2 मोल यहाँ पे यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो अभी बच्चों क्या करना है, हमें ये कैसे मिला वो हमें देखना है। तो देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 Cl, ये जो Cl है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से Cl, यही स्ट्रक्चर है, ये 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। दूसरा मोल यहाँ पे 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन यूज करते हैं बच्चों। चलिए और ये हमारा CH3, ठीक है। यहाँ पे हीट अप्लाई करेंगे हम 2 moles ऑफ Zn, तो यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा 2 moles ऑफ ZnCl2 और ये जो दोनों कार्बन है ये एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा CH3CCH3, ये वाला कार्बन CH3CCH3 और ये दोनों एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड से ज्वाइंट हो जाएंगे, तो हमें ये मिल गया 2,3-डाइमिथाइल but2ene, ठीक है। मगर अगर आपके दिमाग में और एक क्वेश्चन आ जाए कि सर ये तो हमने रिएक्शन कर दिया,
मगर मान लो कि जेमिनल या तो विसिनल डाइहैलाइड नहीं है, क्योंकि कोई भी आइसोलेटेड डाइहैलाइड हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि डाइहैलाइड कंपाउंड का मतलब जेमिनल या तो विसिनल ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि पहले नंबर के कार्बन पे एक हेलोजन है एंड द अनदर हेलोजन इज प्रेजेंट ऑन अनदर कार्बन, नॉट ऑन थर्ड का सेकंड कार्बन। इट इज नॉट सपोज विसिनल और जेमिनल, देन द टू हेलोजन एटम्स आर कनेक्टेड ऑन द डिफरेंट कार्बन्स ऑफ द कार्बन चेन। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है तो मैं लिख रहा हूं कि अगर मेरे पास यहां पे कुछ ऐसा एग्जाम्पल है लाइक CH2Cl CH2CH2Cl, रेडी। मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया डाइहैलाइड है और वो भी कौन सा वाला, एक होगा विसिनल डाइहैलाइड और दूसरा होगा जेमिनल डाइहैलाइड, तो ही हमें अल्कीन मिलेगा, आई एम सॉरी। मगर यहाँ पे हमने कुछ ऐसा हेलोजन यूज कर दिया डाइहैलाइड कंपाउंड, देन हमें क्या मिलेगा बच्चों, देखना ये दोनों हेलोजन निकल जाएंगे। देखिए अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है टेक्स्ट बुक में, हमारे टेक्स्ट बुक में कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं दिया गया हुआ, मगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या तो कोई रेफरेंस बुक में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कौन सी प्रोडक्ट लिखनी होगी। अगर ये प्रोपिन ही है, ये डाइहैलाइड ही है, मगर 1,3 डाइहैलाइड, ना तो वो जेमिनल है ना तो ये विसिनल है, तो जिंक के साथ रिएक्ट होकर ZnCl2 तो बन जाएगा, नो डाउट ZnCl2 तो बन जाएगा बाय प्रोडक्ट, मगर ये वाला कार्बन डायरेक्टली ये कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, CH2 तो हमें मिलेगा साइक्लोप्रोपेन। ये देखिए साइक्लोप्रोपेन मिल गया। यहां हमें अल्केन नहीं मिलेगा, अल्कीन नहीं मिलेगा, साइक्लोअल्केन मिल गया, क्योंकि साइक्लोअल्केन एंड अल्कीन बोथ ऑफ दिस कंपाउंड्स आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये प्रोपिन और ये साइक्लोप्रोपेन मिल गया। अगर हमने विसिनल या तो जेमिनल लिया होता तो हमें अल्कीन मिलता। अगर एक एग्जांपल, दूसरा एक एग्जांपल लिया जाए, लाइक मुझे ये एग्जांपल में लिख रहा हूं, चलिए मेरे पास यहाँ पे एक Br है और यहाँ पे एक दूसरा Br है, ठीक है, और मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे Zn पाउडर एट हाई टेम्परेचर, तो मुझे मिलेगा ZnBr2। तो अभी क्या होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे एक Br निकल जाएगा, दूसरा Br यहां से निकल जाएगा, तो मुझे जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, बाईसाइक्लो कंपाउंड मिल जाएगा, बाईसाइक्लो, ठीक है। ये हो गया हमारा बाईसाइक्लो कंपाउंड, जिसके बारे में बाईसाइक्लो का जो नोमेनक्लेचर है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था JEE नीट के लेक्चर में, ठीक है। तो हो गया बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो ऐसे भी डीहेलोजिनेशन हो सकता है, मगर हमें अगर अल्कीन बनाना है, ना कि साइक्लो अल्केन और बाईसाइक्लो, डीहेलोजेंसी सिर्फ हमें अल्कीन बनाना है, तो हमें दो ही टाइप के डाइहैलाइड यूज करने होंगे। एक होगा हमारा विसिनल डाइहैलाइड और दूसरा होगा जेमिनल डाइहैलाइड। इफ वी यूज अनदर डाइहैलाइड नॉट विसिनल और जेमिनल, देन वी कैन गेट साइक्लोअल्केन्स और बाईसाइक्लो कंपाउंड बाय डीहेलोजिनेशन। बट इफ वी यूज विसिनल और जेमिनल डाइहैलाइड, देन वी कैन गेट अल्कीन कंपाउंड। बट स्पेसिफिकली if we use vicinal dihalide and by dehallogenation we can get alkene which have similar carbon than dihalide, vicinal dihalide. But if we use geminal dihalide, then we can get the alkene which have double carbon than geminal dihalide, ठीक है। और यहाँ पे हमें सिमेट्रिकल अल्कीन मिलेगा। तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम द डाइहैलाइड कंपाउंड। ठीक से देखिए बच्चों, विसिनल और जेमिनल से ही हमें अल्कीन मिलेगा। अगर ये विसिनल या तो जेमिनल नहीं है तो या तो हमें साइक्लोअल्केन मिलेगा या तो हमें बाईसाइक्लो कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अभी हम लास्ट प्रिपरेशन देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्कोहल कंपाउंड। चलिए बच्चों, अभी हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, लाइक प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम द अल्कोहल। अल्कोहल, अगर मेरे पास अल्कोहल है, कोई एक एग्जांपल आपके सामने लिख देता हूं, लाइक CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये हो गया हमारा इथेनॉल, ठीक है। अभी इथेनॉल में आप देखिए, ये जो का OH फंक्शनल ग्रुप है, ये OH फंक्शनल ग्रुप जिस भी कार्बन साथ कनेक्टेड है, जिस किसी भी कार्बन साथ कनेक्टेड है, उसे हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। क्योंकि मैंने पहले बताया था अल्काइल में द कार्बन विच इज कनेक्टेड विथ मेन फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज अल्फा कार्बन एंड द एडजेसेंट कार्बन ऑफ अल्फा कार्बन इज नोन एज बीटा कार्बन। तो ये हो गया हमारा बीटा कार्बन। अभी क्या होगा, अगर हम अल्फा कार्बन में से OH एंड बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन निकाल देते हैं, ठीक है। अगर हम अल्फा कार्बन पे से OH एंड बीटा कार्बन पे से हाइड्रोजन निकालेंगे तो हमें बाय प्रोडक्ट मिलेगा H2O, वाटर रिमूव कर रहे हैं हम यहां पे, एंड द रिमेनिंग पोर्शन इज CH2
यहाँ पे हो गया CH2, वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए नया बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और इथेनॉल में से बन जाएगा इथीन। तो ये बच्चों सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल निकालना है हमें, अल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल को लूज करना है, एलिमिनेट करना है, तो हमें मिल जाएगा अल्कीन। सो द एलिमिनेशन ऑफ H2O इज नोन एज डिहाइड्रेशन प्रोसेस। डिहाइड्रेशन मतलब पानी दूर हो जाना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्वेश्चन ये है कि हमें ये डिहाइड्रेशन प्रोसेस कैसे करना है। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, यहां पे सिर्फ अल्कोहल को हीट देना होगा, मतलब गर्म करना होगा उसको। वी हैव टू अप्लाई द सम क्वांटिटी ऑफ हीट इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। बच्चों कोई भी अल्कोहल ले लो, अल्कोहल को आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कैटालिस्ट H2SO4 की प्रेजेंस में अगर हीट अप्लाई करोगे तो बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन पे से हेलोजन लूज हो जाएगा वाटर फॉर्म में, H2O मॉलिक्यूल के फॉर्म में, और हमें मिल जाएगा इथीन, अल्कीन। चलिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास यहां पे CH3, CH2, CH2OH, ये हो गया हमारा प्रोपेन 1-ओल, प्रोपेन 1-ओल। अब ये प्रोपेन 1-ओल है, अगर हम इसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हम हीट अप्लाई करेंगे तो यहां से एक अल्फा कार्बन पे से OH फंक्शनल ग्रुप एंड बीटा कार्बन पे से हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा और हमें मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। ठीक है, मगर यहां पे जो हमें प्रोपिन मिल गया, प्रोपिन मिल गया, ये अल्कीन हो गया अल्कोहल में से। दिस फिनोमिना इज आल्सो नोन एज डिहाइड्रेशन प्रोसेस। ये रिएक्शन है वो बीटा एलिमिनेशन के सिमिलर है, उसके जैसी ही प्रोडक्ट हमें मिल रही है। तो ये बात है कि बीटा कार्बन पे से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, तो अगर हमारे पास एक से ज्यादा बीटा कार्बन हो गए तो क्या प्रोडक्ट मिलेगी हमें, कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी, कौन सी वाली स्टेबल होगी, वो हमें देखना है, जैसे हमने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में देखा था। तो देखिए वो एक एग्जांपल मैं लेता हूं। यहां पे एक मेरे पास एग्जांपल है CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। ठीक है, ये वाला हमारे पास है अल्फा कार्बन, ये हो गया हमारा बीटा कार्बन, ये हो गया हमारा बीटा कार्बन। अभी हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हम यहां पे हीट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल कहां से रिमूव हुआ, तो आप बोलोगे कि सर अल्फा कार्बन पे से OH निकल गया, बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन निकल जाएगा। अगर ये बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन जा रहा है तो हमें कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी वो देखते हैं। अगर ये बीटा कार्बन पे से हाइड्रोजन चला गया, मतलब इफ द hydrogen removed from the first beta carbon, then we will get the product CH2 double bond, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन लूज हो गया, CH single bond CH2 CH3 and it is known as but 1-ene. And the another product, if remove the hydrogen from the another beta carbon, second beta carbon, then we will get CH3 single bond CH double bond CH single bond CH3, it is but 2-ene. Then we will get the mixture of alkene by the dehydration of alcohol which have more than one beta hydrogens. We get the mixture of alkene. Listen, mixture of alkene if by the dehydration process if we have more than one beta hydrogens in alcohol. But the question is which product we can get in a maximum amount or predominant amount. कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगी, तो आपको सोचना होगा कि जो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हो जाएगी उसका अमाउंट भी ज्यादा मिलेगा। तो इनमें से कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगी देखना है हमें हाइपर कॉन्जुगेशन से, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था आपके साथ। यहां पे देखिए, यहां पे हाइपर कॉन्जुगेट्स कितने मिलेंगे। जो अल्फा कार्बन हमें हाइपर कॉन्जुगेशन की थियरी में देखा था जीओसी में कि डबल बॉन्ड के बगल वाला जो एडजेसेंट कार्बन है इसे हम अल्फा कार्बन बोलेंगे और अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे वो हमारे हो जाएंगे हाइपर कॉन्जुगेट्स। जितने हाइपर कॉन्जुगेट्स ज्यादा होगा, ज्यादा होंगे उतना हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा। एंड इफ मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन कैन शो बाय द मॉलिक्यूल देन इट कैन बिकम मैक्सिमम स्टेबिलाइज्ड। सो यू कैन सी देयर आर ओनली 2 हाइपर कॉन्जुगेट्स आर प्रेजेंट in the but 1-ene. Hyperconjugates are 2, and here this is the alpha carbon, also this is the alpha carbon, so there are 6 hyperconjugates are present, so it is maximum stable. Then another one but 1-ene, so we'll get in a maximum amount
to this but 2 in and minimum amount to this but 1 in। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। CH3C CH3, यहां पे आ गया OH, CH2 CH3, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट। तो अभी हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट अगर लिखनी है तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये अल्फा और ये अल्फा हो गया। तो मतलब अभी के लिए तो हम सिर्फ ये अल्फा बोलेंगे और ये हो गया बीटा, सॉरी बीटा, ठीक है। OH वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है। अभी बीटा में से हाइड्रोजन लूज करना है तो हमें एक प्रोडक्ट क्या मिलेगी, देखिए यहां से हम अगर लूज करते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3, या तो हमें ये बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लूज करना होगा तो हमें ये प्रोडक्ट मिल सकती है CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, बट बोथ ऑफ दिस आर सेम, ये दोनों सेम ही है। इसे हम नाम देते हैं ब्यूट 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, और इसे भी हम नाम दे सकते हैं 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ठीक है। मगर जो दूसरी प्रोडक्ट है वो हमारे पास कौन सी है, ये वाली। यहां से अगर आप हाइड्रोजन लूज करते हो तो CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH3, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। इट इज 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, देखिए 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ये जो कार्बन है इसके अगल बगल में जितने कार्बन है वो अल्फा कार्बन हो जाएंगे और हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेट्स हो जाएंगे 9, जबकि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेट कितने हुए, सिर्फ अल्फा और अल्फा, मतलब 3 and 2 5, सो हियर हाइपर कॉन्जुगेट्स हो जाएंगे 5। तो किसमें हाइपर कॉन्जुगेट्स ज्यादा है, ये वाली प्रोडक्ट में 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, तो ये हमारी मैक्सिमम प्रोडक्ट बन जाएगी और ये प्रोडक्ट हमारी मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रिपेयर द गिव द सिलेक्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द डिहाइड्रेशन ऑफ दिस गिवन अल्कोहल, तो आपको ये अल्किन प्रोडक्ट मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये होगा कि सर इसका मैकेनिज्म कैसा होगा, जैसे कि हमने बताया था कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में जैसे OH है सबसे ज्यादा पहले बीटा हाइड्रोजन को लूज करेगा, ठीक है, जो हमने मैकेनिज्म देखा था लास्ट लेक्चर में बाय फॉर द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। सो लेट अस डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द डीहाइड्रेशन प्रोसेस ऑफ अल्कोहल। बच्चों सिलेबस में नहीं है, मगर अगर आप ये मैकेनिज्म जानते हो तो ये क्वेश्चन सोल्व करने में बड़ी आसानी होगी। तो देखिए सबसे पहले मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म, सपोज मान लो कि मेरे पास ये वाला इथेनॉल है, ठीक है। अभी हम यहां पे क्या करेंगे, एसिड कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं H+। क्यों, क्योंकि मैं अगर लिख रहा हूं कि H2SO4 तो वो आयोनाइज होकर H+ दे देगा और HSO4- यहां पे होगा। अभी मेरे पास ये जो H+ है, अभी क्या होगा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर होगा वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, इट इज एक्ट एज ए लुईस बेस विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पे वो H+ को अपनी ओर खींचेगा और मुझे ऑक्सोनियम आयन मिल जाएगा। ऑक्सोनियम आयन का मतलब होता है कि OH वाला फंक्शनल ग्रुप अगर एक H+ गेन कर दे और उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इसे हम ऑक्सोनियम आयन बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो अनस्टेबल हो जाएगा। अभी क्या होगा कि ये HOH, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन क्या करेगा कि मुझे पॉजिटिव चार्ज है, मुझ पे स्टेबल होना है, तो ये क्या करेगा, कार्बन पे से अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर खींच लेगा। क्यों भैया कार्बन पे से इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा, क्योंकि कार्बन एक्ट एज ए दिस इथाइल फंक्शनल ग्रुप एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन्स, बिकॉज हाइड्रोजन शो जीरो इंडक्टिव इफेक्ट व्हेन इथाइल फंक्शनल ग्रुप शो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, एंड ड्यू टू प्लस इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ इथाइल ग्रुप which is act as electron donor, and due to the positive charge of oxygen, the oxygen act as electron gainer, so the electron pair, bond electron pairs shifting toward oxygen side and this carbon experiencing positive charge। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, H2O रिलीज हो जाएगा, ये H यहां से आ गया था, ठीक है। अब H2O लूज हो गया तो हमारे पास क्या बचा, देखिए CH CH2, ये हो गया प्लस चार्ज।
आप सोचोगे कि सर हमने तो सुना था कैटालिस्ट कभी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, वो तो सिर्फ रिएक्शन की रेट ही इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे कैटालिस्ट का H+ तो यूज हो गया बच्चों, यहाँ पे यूज हुआ है, मगर रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगी तो वापस हमें H+ मिल जाएगा और एक्चुअल H2SO4 हमें एग्जैक्ट अमाउंट में वापस मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो हमें देखना है। अभी यहाँ पे हमारे पास हो गया इथाइल कैटायन। अब ये कैटायन डेवलप हो गया तो याद कीजिए यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन प्रोसेस हो जाएगी, ये वाला सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे या शिफ्ट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H+ रिमूव हो जाएगा। ये वाला जो H+ है, ये वाला H+ वो एक्चुअली एसिड का H+ नहीं है, क्योंकि एसिड का H+ यहाँ पे यूज हो गया, ठीक है, और H2O फॉर्म में रिलीज हो गया। मगर ये जो H+ है वो कहां से निकल के आ गया, अल्कोहल में से, जो ये मिथाइल फंक्शनल ग्रुप था उसका हाइड्रोजन है ये किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, HSO4 के साथ वापस रिएक्ट हो जाएगा एंड HSO4 एंड H+ देन इट विल गिव H2SO4 वापस मिल जाएगा। मतलब H2SO4 एज ए कैटालिस्ट यूज हो रहा है। इनिशियली यहाँ पे H+ उसने डोनेट कर दिया, वहां से यहाँ से वापस ले लिया और हमें अल्कीन मिल गया, ठीक है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द डिहाइड्रेशन प्रोसेस ऑफ अल्कोहल। तो आपको मैकेनिज्म दिखानी नहीं है कहीं पे भी, ये तो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिए। डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट लिखनी होगी लाइक हाइड्रोहेलोजिनेशन की तरह डिहाइड्रेशन प्रोसेस। बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वी कैन गेट अल्किन कंपाउंड। तो बच्चों ये हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्किन कंपाउंड। चारों की चारों प्रिपरेशन कंप्लीट कर दी। फर्स्ट वन प्रिपरेशन ऑफ अल्किन फ्रॉम द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ अल्किन from the dehydrohalogenation of alkyl halide, third one preparation of alcohol by dehydration, preparation of alcohol by dehalogenation। और अब बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे और वो होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन कंपाउंड। Let us discuss the new topic of alkene compound and that is the physical properties of alkene compound. So physical properties we can divide into three different parts. First one physical state, boiling point of alkene compound and third one solubility of alkene. बच्चों जैसे हमने अल्केन कंपाउंड्स में सोल्यूबिलिटी का टॉपिक देखा था, वैसे ही हमें अल्कीन में देखना है। दोनों में कॉन्सेप्ट सिमिलर ही रहेंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द फिजिकल स्टेट ऑफ अल्किन। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्किन कंपाउंड्स आर नॉन पोलर कंपाउंड लाइक अल्केन। जैसे अल्केन नॉन पोलर कंपाउंड है, वैसे अल्किन भी नॉन पोलर कंपाउंड ही है, ठीक है। मतलब वो पोलर नहीं है, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब कम होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ वन डर वाल फोर्स ही अवेलेबल है, दैट इज द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स। सो वी कैन से ड्यू टू दिस रीजन नॉन पोलर कंपाउंड, ड्यू टू दिस ओनली वन डर वाल्स फोर्स is present, and due to the presence of van der Waals force the intermolecular forces are very less, and due to that due to the less intermolecular forces boiling points of alkene compounds are less than another organic compounds, right? Next one, alkene compounds are non-polar but they are more electronegative than alkane. Why? Because alkene is sp2 hybridized containing compound. It means sp2 hybridized carbon containing compound. अल्किन में डबल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, जबकि अल्केन में सभी के सभी कार्बन sp3 हाइब्रिड है। और आपको पता है कि डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है sp2 हाइब्रिड, उसका S कैरेक्टर 33.33% है, जबकि अल्केन में सभी अल्काइल फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से S कैरेक्टर 25 होगा। जैसे जैसे S कैरेक्टर इंक्रीज होता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इनिशियल टॉपिक जो था ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन पॉइंट, वहां पे भी डिस्कस किया था और जीओसी में भी डिस्कस किया था, ठीक है। सो अल्किन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अल्केन कंपाउंड। वो तो हमने इनिशियल पॉइंट देख लिया दोनों को कंपेयर करके। अभी हम आगे बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन। सो फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ अल्किन। अल्किन की शुरुआत होती है बच्चों इथीन से, मीथीन से नहीं, मीथीन नहीं होता।
बिकॉज अल्किन कंपाउंड में एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होना चाहिए और वो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए, तो हमें मिनिमम 2 कार्बन अवेलेबल होने चाहिए अल्किन फॉर्म में। तो द अल्किन कंपाउंड, द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्किन स्टार्टिंग फ्रॉम द इथीन, सो फर्स्ट 4 members of alkene like ethene, propene, butene and pentene, so C2 to C5 alkene are इन गैसियस फॉर्म, तो ये सभी गैस है। जबकि नेक्स्ट 14 का मतलब C6 से लेके C19 तक, मतलब हेक्सिन से लेके अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 कार्बन वाली जो चेन होगी, ठीक है, वो हो जाएगी लिक्विड फॉर्म, मतलब C6 से लेके C19 तक, जिसे हम बोलेंगे नोनाडेकेन, ठीक है। 19 मतलब नोनाडेकेन। सो 6 से लेके C19 तक की जो अल्किन सीरीज होगी वो सभी की सभी लिक्विड फॉर्म में होगी, जबकि यहाँ पे जो C6 वाला जो अल्किन होगा वो एक्चुअली वोलेटाइल लिक्विड होगा, क्योंकि अभी तो वो लिक्विड हो रहा है, तो ये होगा वोलेटाइल लिक्विड, मतलब इनिशियल लिक्विड हो जोगे वो हो गए वोलेटाइल लिक्विड। जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ता जाएगा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अल्केन में डिस्कस किया था, इफ द कार्बन नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज इन कार्बन चेन द वॉल्यूम ऑफ molecule increase, and if the volume of molecule increase then the contact surface area increase, and due to the higher contact surface area intermolecular force is higher, and due to higher intermolecular force the molecules are remaining nearer to each other by the strong intermolecular force, क्योंकि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ता जाएगा ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया। तो जैसे जैसे कार्बन 6, 7, 8, 9, 10 कार्बन वाले जैसे मेंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे जैसे आप 19 कार्बन तक पहुंचोगे तो वो जो वाला 19 कार्बन की चेन होगी वो लिक्विड होगा, मगर वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा लिक्विड फॉर्म में और वो वोलेटाइल नहीं होगा। जबकि मोर देन 19 कार्बन, उससे आगे 20 कार्बन वाली चेन ले लो, 21, वो सभी के सभी हो जाएंगे सॉलिड फॉर्म में। बच्चों ये जो लिक्विड फॉर्म वाले जितने भी अल्किन कंपाउंड है जिसे हम बोलेंगे ओलिफिन्स, क्या बोलेंगे? ओलिफिन्स। ध्यान से देखिए, ओलिफिन्स, उसे हम ओलिफिन ऑयल बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात, ये आपके दिमाग में रखना होगा, जैसे कार्बन इंक्रीज हो जाएगा, कार्बन चेन इंक्रीज होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा, जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, जैसे कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया इंक्रीज होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स भी बढ़ेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, जिसे हमने डिस्कस किया था अल्केन कंपाउंड में, वही कॉन्सेप्ट यहां पे लागू हो जाएगा। मगर उससे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट में देखते हैं, boiling point of each and every alkene compounds, boiling point of each and every alkene compounds are less than its relative alkane। alkene का boiling point उसके relative alkane से कम होता है। क्यों भैया? क्योंकि वो तो एक्चुअली नॉन पोलर ही है, मगर अल्किन और अल्केन में यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने की वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो गई। बॉन्ड लेंथ कम हो जाने की वजह से ये जो साइज होगा मोलिकुलर साइज वो कम हो जाएगा, तो ये जो मोलिकुलर साइज है वो कम होगी इथीन में। और यहाँ पे इथेन देखते हैं तो इथेन में मोलिकुलर साइज थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा है 154, यहाँ पे हो जाएगा 134, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया ज्यादा होगा, यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया कम होगा। तो ड्यू टू द हायर मोलिकुलर साइज ऑफ अल्केन देन इट्स रिलेटिव अल्किन, अल्किन की जो मोलिकुलर साइज है उससे उसके रिलेटिव अल्केन का मोलिकुलर साइज ज्यादा होगा, मतलब मोलिक्यूल का साइज इथीन का जितना होगा उससे ज्यादा इथेन का होगा। और ड्यू टू द हायर मोलिकुलर साइज कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया इज हायर, एंड ड्यू टू दैट द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ इथेन इज हायर देन इथीन। तो बॉइलिंग पॉइंट इथेन के ज्यादा हो गए इथीन से, ठीक है। वैसे ही कोई भी अल्किन ले लीजिए, लाइक प्रोपिन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा प्रोपेन का, ब्यूटेन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा ब्यूटेन का, पेंटीन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा पेंटेन का। क्यों भैया? क्योंकि साइज ज्यादा होती है, क्योंकि पेंटीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ब्यूटेन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से जो मोलिक्यूल की साइज होगी, मोलिकुलर साइज वो कम हो जाएगी, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि चलिए ठीक है सर, अभी एक ही अल्केन में देखते हैं, जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज होती जाती है, जैसे जैसे CH2 CH2 सेट लाइक इथीन, प्रोपिन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन, अब जैसे देखोगे
एक एक CH2, यहाँ पे देखिए C2H4 है, यहाँ पे हो जाएगा C3H6 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हुआ CH2 बढ़ गया, अभी यहाँ पे हो गया C4H8, मतलब यहाँ से आप यहाँ पे शिफ्ट होते तो क्या होता है CH2 इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे CH2 कार्बन ऐड होता जाएगा, कार्बन चेन इंक्रीज होती जाएगी, मोलिकुलर साइज बढ़ती जाएगी, मतलब ये इथिन से प्रोपेन एंड प्रोपिन से ब्यूटीन का मोलिकुलर साइज बढ़ जाएगा। जैसे जैसे मोलिकुलर साइज बढ़ जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों 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 इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज होगा? क्योंकि कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। एंड ड्यू टू द हायर इंटरमोलिकुलर फोर्स, the boiling point increase when we move from ethene to propane to butene to pentene. It means with increasing in carbon chain, number of carbon in chain, then the boiling point increase, ठीक है। अभी क्या करना है, जैसे जैसे आप CH2 बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट में 20 to 30 केल्विन टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। मतलब इथिन से प्रोपिन, प्रोपिन से ब्यूटीन, ब्यूटीन से पेंटीन, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ऑन एन एवरेज 20 to 30 केल्विन जितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। क्यों भैया? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाने की वजह से कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ जाएगा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होने की वजह से लिक्विड फॉर्म में से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है उसे ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा क्वांटिटी ऑफ हीट अप्लाई करनी होगी, उसकी वजह से टेम्परेचर ज्यादा देना होगा, ठीक है। सो द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग इन कार्बन चेन, बट if we have similar carbon, similar hydrogen, it means similar molecular weight in a different alkene, then they are known as isomers of each other। मतलब आइसोमरिक अल्कीन में जिसमें कार्बन हाइड्रोजन सभी के सभी सेम है, मोलिकुलर वेट भी सेम है, मगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, वही आइसोमरिक अल्कीन में जैसे जैसे ब्रांच बनती जाएगी, ब्रांच इंक्रीज होगी, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। जो भी हमने अल्कीन में देखा था कि जैसे ब्रांच बनेगी साइज कम हो जाएगी, मोलिकुलर साइज कम हो जाएगी, तो वापस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। रेडी? सो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग इन ब्रांच फॉर द आइसोमर्स लाइक ब्यूटोनिन। यहाँ पे 4 कार्बन अवेलेबल है, जब यहाँ पे ब्यूट 2 मिथाइल ब्यूटोनिन जिसमें सिर्फ 3 कार्बन की ही चेन है, एक तो ये ब्रांच आ गया। जैसे ब्रांच इंक्रीज होता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, सबसे अगर आपको 4 ऑप्शन देते हैं और पूछते हैं किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है अल्कीन में, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ कार्बन। जिसका नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है वही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा दिखाएगा। अगर सिमिलर कार्बन वाले कोई आपको कंपाउंड दिखते हैं तो उसमें ब्रांच बढ़ जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो ब्रांच जितनी कम होगी सिमिलर मोलिकुलर फॉर्मूला वाले अल्कीन में, उस जिसमें ब्रांच कम होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये आपके दिमाग में रखना होगा। अल्केन में भी मैंने आपको एग्जांपल ऐसा दिया था, अगर आप भूल गए हो तो एक बार वापस अल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला जो टॉपिक है वो एक बार देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, विथ इंक्रीजिंग, वो मैंने आपको बताया, विथ इंक्रीजिंग इन CH2 फॉर्मूला देन इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट बाय 20 to 30 केल्विन। नेक्स्ट वन सोल्यूबिलिटी। बच्चों सोल्यूबिलिटी का एक सिंपल फंडा है, द polar compounds are always soluble in polar solvent and ionic compounds are also soluble in polar solvent. Ionic compound like NaCl, KCl, etc, etc. Polar compounds like alcohol, like glucose, like sucrose, etc. The polar compounds are soluble in polar solvent like H2O. तो आपने सुना है NaCl, KCl या तो ग्लूकोज, सुक्रोज, इथेनॉल, अल्कोहल सभी के सभी वाटर में soluble है because they are polar and they are soluble in polar solvent like H2O. But kerosene, oil, petrol, diesel, they cannot soluble, they cannot dissolve in H2O water. Why? Because petrol, diesel, kerosene, all of that hydrocarbons are non-polar while H2O is polar. So non-polar compounds cannot dissolve in polar solvent. So alkene is also non-polar. So due to non-polarity they are insoluble in polar H2O solvent. So we can say that due to non-polarity they are insoluble in water because water is polar solvent, but they are soluble in organic solvent, non-polar solvent like ether, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टोल्यूइन, बेंजीन एक्सेट्रा। सो जितने भी नॉन पोलर सॉल्वेंट है उन सभी में अल्किन कंपाउंड डिसोल्व हो जाएंगे, मगर पानी में डिसोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो ये देख लिया हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है चैप्टर में, ठीक है, हाइड्रोकार्बन पोर्शन में, मतलब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन पोर्शन में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वापस मिलेंगे दोस्तों विथ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।